हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बचावाटी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत मस्त में, मजे में और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज है डिटर्मिनेंट लेक्चर 4। ठीक है, आज की क्लास में अपन बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ईजी भी है। ठीक है, एक ही एम आता है इसमें, है ना, क्रैमर्स रूल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, तो मज़ा आने वाला है मतलब इसमें। ठीक है, तो शुरू किया जाए फिर आज की क्लास। सबसे पहले तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन दिया था, वो भी क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन है ना, दिस इज अमंग गुड क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने को क्या करना है ना कि इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है। ट्राई किया क्या आप लोगों ने? नहीं किया हो ट्राई तो एक बार अभी जरूर कर ले ट्राई, एक बार खुद के थॉट जरूर लगाए सवाल के अंदर। ओके, फिर सॉल्यूशन देखे, फिर और ज्यादा मजा आएगा सॉल्यूशन देखने में, है ना। तो बच्चा लोग, सबसे पहले देखो, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया। b माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे सारे होल स्क्वायर एक्सपैंड कर रहा हूं, सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी एक्सपैंड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस वाई स्क्वायर। देखते चलो, हाँ जी सही है। तो अभी तक तो कुछ बड़ी बात अपन ने करी नहीं है, बस एक्सपेंशन करा है सिंपल। ओके, जो आपको भी आता है, सी स्क्वायर माइनस 2cz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब इस डिटर्मिनेंट को अपन ब्रेक करना चाह रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, अब इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो कैसे ब्रेक किया जाए, चलो देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे। ओके, रो इंटू रो वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन के साथ कंफर्टेबल हो। लास्ट क्लास में हमने सीखा था रो इंटू रो वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहां पे जो फर्स्ट रो होगी और इस फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट देगी, है ना। फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होती है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये मिलना चाहिए। फिर फर्स्ट रो यहां पे सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए। फिर फर्स्ट रो यहां पे थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए। बातें याद है? ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में मैंने क्या रखा, जैसे यहाँ पे सपोज मैं एक्स स्क्वायर रखता हूं तो इधर मैं 1 रख दूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 1, है ना। यहाँ पे अगर x रखता हूं तो यहाँ पे माइनस 2a रख दूंगा ताकि ये माइनस 2ax बन जाएगा। और इधर अगर a स्क्वायर रखता हूं तो इधर 1 बन जाएगा। देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट रो, क्या अपने को फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, यस फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट दिख गया। अब आगे आइडिया लग गया अपने आप कि अब फर्स्ट रो सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये मिलना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे मैंने 1 रखा, यहां पे माइनस 2b रखा, यहां पे बी स्क्वायर रखा। देखो दिस इंटू दिस, ये मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे इधर यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे माइनस 2c रख दिया, यहाँ पे सी स्क्वायर रख दिया, ताकि ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स इंटू माइनस 2c, ठीक है, दैट विल गिव अस माइनस 2cx प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर, दैट विल गिव अस सी स्क्वायर। देखो ये और ये मल्टीप्लाई होके यही मिलने वाला है। क्लियर? अब आइडिया लग गया। अब देखो सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए ना, ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे वाई स्क्वायर रख दो, यहाँ पे 1 रख दो तो वाई स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे वाई रख दो तो y इंटू माइनस 2a माइनस 2ay बन जाएगा। और इधर 1 और यहाँ पे a स्क्वायर 1 इंटू ए स्क्वायर। समझ में आई रही ये बातें? ओके, तो इधर अपन ने रखा वाई स्क्वायर y1, तो वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, दैट विल गिव अस ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर। अब ऐसे ही देखो सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगी, ध्यान से देख लेंगे बच्चा लोग। जब इस सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। क्या मिल रहा है? फिर वैसे ही सेकंड रो को अगर यहां पे थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। क्या मिल रहा है? क्या वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2cy प्लस सी स्क्वायर। हाँ जी सर, सेटल है मामला। ओके, अब थर्ड रो फिगर आउट करते हैं।
थर्ड रो आपने फिगर आउट कर ही ली होगी, इतनी अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है, इधर अपन जेड स्क्वायर रख देंगे, यहां पे अपन जेड रख देंगे, यहां पे 1 रख देंगे, ताकि देखो ये दिस इंटू दिस थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। फिर इसको सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा, इसको थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट मिल गया। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपको कि किस तरीके से मैंने ब्रेक किया है। बस ऐसे फील्डिंग सजाई है हमने कि यहां पे क्या रखें, यहां पे क्या रखें, है ना। वो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, कई सारे डिटर्मिनेंट्स इस तरीके से ब्रेक किए थे। तो अगर यहां पे कोई भी दिक्कत आ रही है ब्रेक करने में, तो एक बार पिछली क्लास देख लेना मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है, प्लीज लास्ट क्लास देख ले, अगर आप ये क्वेश्चन थोड़ा और बेटर वे में समझना चाहते हो तो। और अगर समझ में आ ही रहा है तो चिल्ले फिर। ओके, अब देखो बच्चा लोग, अब मुझे इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल लाना है। पहले इस डिटर्मिनेंट के 2 टुकड़े किए, अब फिर मैं इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल लाना चाहता हूं, मतलब यहां पे 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, वो हो जाता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1। मतलब यहां पे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी, कुछ ऐसा बनना चाहिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, काम अपन ये कर रहे हैं कि इसको और इसको इंटरचेंज मारा, देखो समझ में आ रही बात है ना। फील आई क्या ये वाली, कि अगर इन दोनों को इंटरचेंज मारूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, तो इन दोनों को इंटरचेंज किया। तो जब इंटरचेंज करते हैं दो कॉलम को, किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ हो जाती है ना। तो उस नेगेटिव साइन को मैं, ये जो सेकंड कॉलम में नेगेटिव है, इसके साथ एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है, इसके साथ एडजस्ट कर दिया। तो इधर ये बन रहा है, इस वाले डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स 1 वाई स्क्वायर वाई 1 जेड स्क्वायर जेड 1 मल्टीप्लाइड बाई, इधर अपन ने क्या किया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया। तो थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम में आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 1 1 यहां पे चला गया। और एक वो नेगेटिव साइन बनता ना, उस नेगेटिव साइन को अपन ने यहां पे सेकंड कॉलम में लेके आ गए, क्योंकि जब भी 2 कॉलम को इंटरचेंज किया डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा खुद का। तो जो नेगेटिव साइन है उसको हमने सेकंड कॉलम में एडजस्ट कर दिया है ना। -1 को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 2a 2b 2c बन जाएगा। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2a प्लस 1, मतलब यहां पे ये बनेगा ना कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, मतलब ये समझ में आ रहा है 1 प्लस bx का होल स्क्वायर बन जाएगा यहां पे। और वैसे ही जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 1, मतलब यहां पे 1 प्लस cx का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला डिटर्मिनेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही ये देखो सेकंड रो इनटू फर्स्ट रो, तो ये ay प्लस 1 का होल स्क्वायर या 1 प्लस ay का होल स्क्वायर बन रहा है। जब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो by प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेकंड रो थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो cy प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो यहां पे ये लिखा है। अब थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो az प्लस 1 का होल स्क्वायर, थर्ड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया तो bz प्लस 1 होल स्क्वायर, थर्ड रो को थर्ड रो के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो cz प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यस, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही आ चुकी है। आर वी क्लियर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन से घबराना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकता है, बट हमेशा के लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। जब भी अपन कोई नई चीज सीखते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लगती है। याद करो, जिंदगी में जब पहली बार ABCD सीखी थी डिफिकल्ट लगा था, जिंदगी में पहली बार जब साइकिल चलाना सीखा था डिफिकल्ट लगा था, ठीक है। तो लाइफ में अपन कोई भी काम पहली बार सीख रहे होते तो वो डिफिकल्ट लगता है, बट हमेशा डिफिकल्ट होगा नहीं। इन्हीं डिफिकल्ट चीजों को इजी बनाना है अपने को, और वो इजी कैसे बनेगा, प्रैक्टिस से। ना ही वीडियो देख के बनने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने मेरे को सॉल्व करते हुए देख लिया और आपको सब समझ में आ जाएगा, नहीं आता यार। मैं भी पढ़ा हूं, मैंने भी IIT की तैयारी करी, मैंने देखा ऐसा नहीं होता है कि अपन टीचर के सॉल्यूशन को देख ले और समझ में आ जाएगा। अपने को तभी वो चीजें अच्छे से दिमाग में घुसती है जब अपन खुद से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहां से देखा, यहां से समझो, और साथ के साथ पेन चलाओ, क्योंकि मैथ सीखोगे आप पेन चलाने से, मैथ्स कभी भी आप देख के नहीं सीख सकते।
है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैथ्स कभी भूलोगे नहीं। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। अगर आप पेन चलाते हो तो, और बिना पेन चलाए सिर्फ देख के समझना चाहते हो तो मैथ्स कभी नहीं समझ पाओगे। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आती होगी बच्चा लोग। मुझे पता है कि आप लोग समझदार हो, आप में से कई लोग ऐसे ही करते हैं कि साथ के साथ करते हैं, बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए ये बात बोल रहा हूं कि अगर आप भूल चुके हो इस बात को कि अरे सर सॉल्यूशन देख लेंगे, तो सॉल्यूशन देख के नहीं समझ में आना, ठीक है, लिख के खुद से करके ही समझ में आएगा, है ना। चलिए, कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट जैसे सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बचा लोग। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है कि दैट इज सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल। ऐसे टाइप के डिटर्मिनेंट को सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं कि जो डायगोनल के अबाउट, ये जो मेन डायगोनल है ना, इसके अबाउट सिमेट्रिक हो। मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। यहां पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। बेसिकली ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे आई के इक्वल हो for all I and j, then we can say that the determinant is a symmetric determinant। मतलब a12 a21 के इक्वल होना चाहिए, a13 a31 के इक्वल होना चाहिए, जैसे जो हो भी रहा है। देखो ये a12 हो गया और ये a21 हो गया, आपस में इक्वल है। ये a13 हो गया, ये a31 हो गया, आपस में इक्वल है। तो ये एक एग्जांपल है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का, ठीक है। ये a23 हो गया, ये a32 हो गया, आपस में इक्वल है। तो जब डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है एलिमेंट्स, a12 a21 के इक्वल, a13 a31 के इक्वल, a23 a32 के इक्वल, तो इस टाइप के, है ना, इस टाइप के डिटर्मिनेंट को हम लोग सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। रही बात डायगोनल के एलिमेंट्स की, तो यहां पे डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 0 -2 रख दूं, 2 3 4 रख दूं, 5 7 8 रख दूं, डिटर्मिनेंट अभी भी सिमेट्रिक ही रह रहा है। डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो, कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ने वाला। कुछ भी डायगोनल के एलिमेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो जैसे हमने सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट पढ़ा है, इसी का एक, है ना, नेगेटिव भाई होता है, वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई। मतलब a12 एंड a21 एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, a13 a31 एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, जो यहां पे देख भी सकते हैं। देखो ये a12 हो गया, ये a21 हो गया, ये a13 हो गया, ये a31 हो गया, ये a23 हो गया, ये a32 हो गया। मतलब ये एक दूसरे के नेगेटिव हो, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में तो सेम होने चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक में एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। और यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं। सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते थे, बट स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चा लोग, अगर मैं ए आई जे को नेगेटिव ऑफ ए जे आई बोलता हूं, यही तो बोला अपन ने कि ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जी आई, है ना। और यहां पे अगर मैं आई इज इक्वल टू जे पुट कर दूं, आई इज इक्वल टू जे पुट कर दूं, तो यहां पे ए आई आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई आई, है ना। ए आई आई को इस साइड लेके आओ, तो 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू 0, तो मतलब ए आई आई इज इक्वल टू 0। और ये जो है वो डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आई इज इक्वल टू जे हो जाता है, मतलब वो एलिमेंट्स डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो दो बातें हमें ध्यान रखनी है स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। एक चीज तो कि ए आई जे इज नेगेटिव ऑफ ए जे आई, दूसरी चीज कि डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं, और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ही आने वाली है अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। जैसे ये ऑर्डर 3 का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। अब 3 जो नंबर होता है वो ऑड होता है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है? जीरो आने वाली है। इवन ऑर्डर के लिए अपन नहीं बोल सकते। अगर इवन ऑर्डर का है ना, जैसे सपोज 0 0, डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो ही होने वाला है। यहां पे 3 रख दिया, यहां पे -3 रख दिया। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, स्क्यू सिमेट्रिक और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, और इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि देखो 0 माइनस ऑफ -9 दैट विल बी इक्वल टू +9। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, बट इसकी है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। देखो बच्चा लोग, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड किया गया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस ए स्क्वायर, तो वो तो जीरो ही हो गया, चलो ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। फिर यहां पे माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 0 इंटू माइनस बी माइनस ए सी, ठीक है। 0 इंटू माइनस बी दैट इज 0 माइनस ए सी।
माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए इंटू माइनस बी, दैट विल बी प्लस ए बी माइनस 0। ओके, तो इधर देखो ए बी सी बन रहा है, माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी, और यहां पे माइनस सी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी माइनस ए बी सी दैट इज 0। तो इधर से अपन ने इंपॉर्टेंट बात ये सीखी है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होने वाली है। अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है ऑड ऑर्डर का तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे दूं, बड़े से बड़ा डिटर्मिनेंट दे दूं, और बस अगर आपने ये पहचान लिया कि ये डिटर्मिनेंट सर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होने चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर सपोज यहाँ पे 129 दे दिया, यहाँ पे माइनस 129, यहाँ पे 310 दे दिया, यहाँ पे माइनस 310, यहाँ पे माइनस 420 दे दिया, यहाँ पे 420, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होने वाली है? 0 ही होने वाली है। कैलकुलेट करके देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि आप एक्सपैंड करने बैठ गए, डायरेक्ट बोलना कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। वाई? बिकॉज दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट of order 3 has value 0, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, अगर सपोज इस टाइप का डिटर्मिनेंट दिया गया है कि 0 0 0, यहां पे a माइनस बी दे दिया, यहां पे b माइनस ए दे दिया, इधर x माइनस वाई दे दिया, इधर y माइनस एक्स दे दिया, इधर c माइनस डी दे दिया, यहां पे d माइनस सी दे दिया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होने वाली है? 0, क्योंकि देखो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, a माइनस बी का नेगेटिव है, यहाँ पे x माइनस वाई का नेगेटिव, यहाँ पे इसका नेगेटिव, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कैसे पहचानोगे? डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, और डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होने वाली है। अगर विश्वास ना हो रहा हो तो एक्सपैंड कर लो फिर, बट एक्सपैंड करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली बोल देना कि 0 है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। Co-factor determinant, बहुत इंपॉर्टेंट determinant made by replacing all the elements of a determinant by their respective co-factors is called the co-factor determinant। अगर मैं उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को उनके को-फैक्टर से रिप्लेस कर दूं तो उस टाइप के डिटर्मिनेंट को अपन को-फैक्टर डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। उस टाइप के एलिमेंट्स को अपन को-फैक्टर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ओके, जैसे अगर सपोज एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा विच इज a1 b1 c1 a2 b2 c2, या फिर ऐसा कर लेते अपन a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। सपोज ये डिटर्मिनेंट है, तो इसका जो को फैक्टर डिटर्मिनेंट होने वाला है, जिसको अपन डेल्टा सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा सी से अपन लोग डिनोट करते हैं को फैक्टर डिटर्मिनेंट को, सो दैट इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाय देयर को फैक्टर। जैसे a11 का को फैक्टर c11 हो जाएगा, सही बात है, a12 का को फैक्टर c12 हो जाएगा, a13 का को फैक्टर c13, a21 का को फैक्टर c21, c21 c22 c23, c31 c32 c33। इस टाइप के डिटर्मिनेंट को अपन डेल्टा कोफैक्टर बोलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है डेल्टा कोफैक्टर के साथ में, वो ये प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा रेज टू द पावर n-1, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भैया डेल्टा कोफैक्टर के जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ना, डेल्टा कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो डेल्टा की पावर n-1 होती है, एंड स्पेशली फॉर ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट, क्योंकि ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में n की वैल्यू क्या है, जनरली तो अपन ऑर्डर 3 के साथ ही डील करते हुए पाए जाएंगे, तो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के लिए n की वैल्यू 3 होने वाली है। तो फॉर ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट, फॉर ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट डेल्टा कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा रेज टू द पावर 3-1 विच इज डेल्टा स्क्वायर, है ना। डेल्टा कोफैक्टर डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के लिए पर्टिकुलरली, याद रखना इस बात को अच्छे से, ठीक है भाई, चलो सिंपल, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसको प्रूव करते हैं कि ऐसा कैसे सर, हाउ इज इट पॉसिबल, है ना, वेयर डिड इट केम फ्रॉम। ओके, तो देखो अगर मैंने डेल्टा लिखा है a11 a12 a13,
A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका प्रूफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है। आपको जैसा लग रहा है उससे बहुत ज्यादा इजी प्रूफ है। डेल्टा को फैक्टर हो जाएगा कि को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये डेल्टा को फैक्टर हो गया। इन दोनों डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई किया कि डेल्टा को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, है ना। A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मिलेगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा, राइट। तो A11 A21 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, A11 इंटू A11 इंटू C21, ठीक है। A11 C21, A12 C22 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस A12 इंटू C22, फिर A13 C23 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस A13 इंटू C23, ठीक है। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया, है ना। फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा। और ध्यान से आपको एक बात याद होगी कि इस चीज की वैल्यू जीरो होगी, इस चीज की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, क्योंकि भैया अपन ने फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो इस चीज की वैल्यू जीरो। और अगर आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर के साथ ऐड किया है तो इस चीज की वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू के ही इक्वल आएगी, मतलब डेल्टा के ही इक्वल आएगी। अगर मैं डेल्टा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बोल रहा हूं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा के ही इक्वल आएगी, मतलब इस चीज की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डेल्टा के इक्वल है। तो ये वाला एलिमेंट हो गया डेल्टा, ये वाला एलिमेंट हो गया जीरो। अब फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट सोचो क्या आएगा। फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट मिलेगा कि इन एलिमेंट्स को इन कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के, कोफैक्टर है थर्ड रो के, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, है ना। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्लियर है, डेल्टा जीरो जीरो बन रहा है। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स देखो, इन एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिल जाएगा। इन एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा, है ना। अगर एलिमेंट्स को खुद के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो बेसिकली वो डेल्टा की ही वैल्यू दे रहे हैं, ओके। तो ये वाला एलिमेंट हो गया डेल्टा। फिर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इन एलिमेंट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जीरो मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो इधर आ गया जीरो। वैसे ही थर्ड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, जीरो मिल गया। थर्ड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, जीरो मिल जाएगा। थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, ये इनके खुद के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा। तो डेल्टा इंटू डेल्टा कोफैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, एक ये डिटरमिनेंट आ रहा है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स डेल्टा है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है। तो डायगोनल एलिमेंट्स डेल्टा, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा क्यूब आ जाएगी, राइट। तो डेल्टा इंटू डेल्टा कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट के लिए, है ना, कि फॉर ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट, फॉर ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट, ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट के लिए डेल्टा कोफैक्टर की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होती है, और जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा की पावर n-1। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट के लिए क्या होगा, तो ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट के लिए आप क्या बताओगे कि फॉर ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट, है ना, फॉर ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट डेल्टा कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा की पावर 2-1, मतलब ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट के लिए डेल्टा कोफैक्टर एंड डेल्टा की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। बट ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है तो डेल्टा कोफैक्टर जो होगा वो डेल्टा के स्क्वायर के बराबर होगा ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट के लिए, और ऑर्डर 2 के लिए डेल्टा कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं, बहुत इजीली अपन क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। कि सपोज
अपने को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सबको पता है ना, ए बी सी है ना, बी सी ए बी, सबको पता है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू साइक्लिक ऑर्डर में डिटर्मिनेंट रहता है। आइडिया है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू की, वो हो जाती है नेगेटिव ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होने वाली है, और अब मैं जो डिटर्मिनेंट बनाने जा रहा हूं वो देखने में बड़ा ही अजीब सा लगेगा, बट बहुत ही ईजी है अगर आपने पहचान लिया वो डिटर्मिनेंट है क्या। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट है, देखो सी बी माइनस ए स्क्वायर, सी बी माइनस ए स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर एंड ए बी माइनस सी स्क्वायर। पहचाने क्या है इस डिटर्मिनेंट को, और यहाँ पे ए सी माइनस बी स्क्वायर एंड ए बी माइनस सी स्क्वायर। देखो इस डिटर्मिनेंट को पहचानना जरा, मैं क्या लिखने जा रहा हूं। ओके, ओके, तो जरा देखो इसको। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सबको पता है, मैंने पूछा बताओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो अगर किसी ने पहचान लिया कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसी के कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट है ये, है ना, कि देखो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, बीसी माइनस ए स्क्वायर, बीसी माइनस ए स्क्वायर यहां पे लिखा है मैंने। ओके, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, AC माइनस बी स्क्वायर होगा ना, इस एलिमेंट का कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर होता है इसका कोफैक्टर, है ना। इसका माइनर तो है बी स्क्वायर माइनस AC, बट इसका कोफैक्टर हो जाएगा AC माइनस बी स्क्वायर, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका कोफैक्टर क्या है, तो आप बताओगे ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। तो अपन ने इसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से है ना रिप्लेस कर दिया। सो इफ दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा कोफैक्टर। अगर आपको ये चमक गया कि ये डेल्टा कोफैक्टर है, तो डायरेक्टली आपको इसको एक्सपैंड करके या वैसे करके कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज करोगे। क्या प्रॉपर्टी है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगी, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आने वाली है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का स्क्वायर। तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट था, उसको अपन ने कितना इजीली एक लाइन में सॉल्व कर दिया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आएगी, क्योंकि अपन पहचान गए कि अपना ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है इसका, है ना। अगर ये डेल्टा है तो ये डेल्टा कोफैक्टर है इसका। अभी क्लियर, चलो अब देखो अगला टॉपिक, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। कैसे अपन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालेंगे डिटर्मिनेंट की, वो अपन समझते हैं। ओके, तो ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के लिए ही ट्रिक काम करेगी, है ना। ऑर्डर 2 के लिए तो अपने को खुद से देखना पड़ेगा बना बना के। तो देखो किस टाइप के सवाल बनते हैं, सवाल इस टाइप के बनता है, यहां पे एक डेल्टा अपने को बनाना है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जहां पे ये जो एलिमेंट्स है ना वो किसी सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो सेट कुछ भी दे दिया मैंने, 0 1 2 3 दे दिया मैंने सपोज। ओके, मैंने बोला कि भैया आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, बस इन्हीं 4 एलिमेंट से बना सकते हो, है ना। या तो 0 यूज कर लो किसी प्लेस पे, या 1 या 2 या 3, इन्हीं 4 एलिमेंट से अपन डिटर्मिनेंट बना सकते हैं सपोज। ओके, और मैंने पूछा कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उस डिटर्मिनेंट की, इन 4 एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करें यहां पे कि जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो मैक्सिमम डिटर्मिनेंट बनने वाला है। यूज अपन जैसे कोई 4 एलिमेंट्स या 6 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स ऐसा अपन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करके हमें डिटर्मिनेंट सजाना है, डिटर्मिनेंट बनाना है सच दैट वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आए, कि इन 4 एलिमेंट से मैक्सिमम वैल्यू का डिटर्मिनेंट आपको बनाना है। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैपेंस ओनली व्हेन डायगोनल एलिमेंट्स आर मिनिमम ऑफ दीस। इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है ना उसको तो डायगोनल पे रख दो, जो सबसे छोटा नंबर है उसको डायगोनल पे रख दो, और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स है उसमें सबसे बड़ा नंबर रख दो। ठीक है, जैसे सबसे छोटा नंबर 0 है तो 0 को अपन डायगोनल में रख देंगे, और सबसे बड़ा नंबर इसमें 3 है तो 3 को अपन नॉन डायगोनल की जगह रख देंगे, और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाउंड बाय दीज एलिमेंट्स। ओके, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से अपन करते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ जाएगी, और मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखते हैं।
है ना, द रिजल्ट इज ओनली फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। चलिए सवाल पे चलते हैं। देखो सवाल देखो इस टाइप का बनता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3 हुज एलिमेंट्स बिलोंग टू 1 2 3। बस इन्हीं 3 एलिमेंट्स को यूज करके अपने को डिटर्मिनेंट सजाना है, बनाना है, और सच दैट उसकी वैल्यू मैक्सिमम आए। तो मैक्सिमम लाने के लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हम लोग जो डिटर्मिनेंट बना रहे हैं बच्चा लोग, उसके अंदर जो मिनिमम नंबर है उसको डायगोनल पे रखो। तो मिनिमम नंबर कौन सा है? 1 है, तो 1 को हमने रख दिया डायगोनल पे, और जो मैक्सिमम नंबर है उसको नॉन डायगोनल पे रख दो। तो नॉन डायगोनल पे अपन ने मैक्सिमम नंबर रखा है, तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट बनने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट। बाकी आप इन 3 एलिमेंट्स को यूज करके कोई भी डिटर्मिनेंट बनाओगे तो इससे छोटा ही होने वाला है वो डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट ये होगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड किया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 9, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 9, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 9, ठीक है, 3 माइनस 9, एंड प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 3, ओके। सो दिस इज माइनस 8, ये माइनस सिक्स इंटू माइनस 3 दैट इज प्लस 18, और यहाँ पे 6 प्लस 3 इधर 18 बन गया। तो 18 माइनस 8 10 बन जाएगा, 10 प्लस 18 कितना बन जाएगा? 28। ये अपना आंसर हो गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट आएगी उसकी वैल्यू 28 होने वाली है। और अगर मिनिमम वैल्यू के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो दैट इज जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस, है ना, इसका नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आप कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दो, है ना, जैसे इनको इंटरचेंज मार दिया अपन ने, तो अब जो डिटर्मिनेंट बनने वाला है वो मिनिमम वैल्यू का डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट इज -28, ठीक है, -28 आएगी मिनिमम वैल्यू के डिटर्मिनेंट की। मैक्सिमम वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकाल लेना, मिनिमम अपना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, डायगोनल पे मिनिमम एलिमेंट्स और ऑफ डायगोनल पे मैक्सिमम एलिमेंट्स, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट, यही तो सवाल अपन ने किया था बेबी, 1 2 3, है ना, फाइंड द मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पे शायद 0 भी है, 0 1 2 3, ओके। चलो सवाल बदलते हैं अपन, यहाँ पे 0 1 2 3 ये है शायद क्वेश्चन, है ना। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए 3x3 डिटर्मिनेंट हुज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 इज, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उस डिटर्मिनेंट की। तो अपन कैसे निकालेंगे कि डायगोनल पे तो हम लोग 0 रख देंगे, जो सबसे छोटा एलिमेंट्स है इनमें से वो डायगोनल पे रख दिया, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट्स है ना, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? 3 है यहाँ पे, तो 3 को हमने ऑफ डायगोनल पे रख दिया। तो ये जो आने वाला है वो मैक्सिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट आएगा, है ना, मैक्सिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट ये रहेगा। तो इसको एक्सपैंड किया तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, है ना, -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 9, ठीक है, 0 माइनस 9 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 0, है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 0, है ना, ऐसा ही बनेगा देखो, ठीक है। मिनिमम वैल्यू डायगोनल पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायगोनल पे, ओके। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 27 प्लस 27, ओके, 27 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 54। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल। तो अगर कुछ नंबर्स दिए गए हैं उसे डिटर्मिनेंट बनाना है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का, तो इस तरीके से अपन लोग प्रोसीड करेंगे, ओके गाइस। अब आ जाते हैं मेन काम पे, जो आज की सेशन का, आज की क्लास का एजेंडा था, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल्स के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं कि 2 वेरिएबल के साथ हमने डील किया है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स एंड वाई, और बाकी सारी चीजें क्या दिख रही है? A1 B1 C1 A2 B2 C2 दैट आर कोफिशिएंट्स, है ना। 2 वेरिएबल में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, जैसे लाइंस को सॉल्व करने का काम हमने किया है ना, 2 लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसके ऊपर अपन ने बहुत डील किया है। 3 वेरिएबल के अंदर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आती है उसके साथ अभी तक आपने ज्यादा डील नहीं किया होगा, अनलेस अनटिल आपने 3D ना पढ़ लिया हो। अगर आपने 3D पढ़ लिया हो तो 3 वेरिएबल के साथ भी आपने डील कर चुके होंगे। तो जो 3 वेरिएबल में इक्वेशन होती है ना, जैसे एक्स वाई जेड में इक्वेशन है, तो वो प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन,
और ये जो है टू वेरिएबल में वो रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन। इतनी बातें समझ में आती है कि भैया अगर x और y के अंदर इक्वेशन है तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इक्वेशन है एक्स वाई जेड के टर्म्स में तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है अगर तीन वेरिएबल में इक्वेशन है तो, है ना। बेसिकली ये 3D में हो गया, 3D में दिस इज अ प्लेन। ऐसा समझो कि ये तो 2D में हो गया, तो 2D में लाइन हो गया, और लाइन को ही खींच दो 3D में, है ना, ये लाइन ही ऐसे आ रही है तुम्हारे आगे सामने, तो एक ये प्लेन बन जाएगा ना, एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। लाइन का ही 3D वर्जन प्लेन हो गया एक तरीके से, समझो बातों को। ओके, तो ये तीन वेरिएबल के अंदर हो गई, मतलब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना, वैसे 3D में जब 3D पढ़ोगे ना आप, वेक्टर 3D में, तो वहां पे तो ये चीज और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी, बहुत ज्यादा इसके साथ डील करोगे। ओके, बट इधर क्रैमर्स रूल जो हम सीखने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल। दिस इज अबाउट सिस्टम, अबाउट सॉल्विंग इक्वेशन, कि कैसे हम इक्वेशन सॉल्व करें। तो इट्स अ रूल टू सॉल्व एंड फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये एक रूल है जो कि है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आता है, ठीक है। तो समझते हैं रूल क्या है। रूल बड़ा ही सिंपल सा रूल है। बेसिकली क्या किया कि अगर हम दो वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन होती है तो क्या यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? एक्स और वाई की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं अपन लोग, ठीक है। अपन लोग चाहे तो एक मेथड होता है ना, बचपन में याद करो वो वाला मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे अपन देख सकते हैं। या फिर वेरिएबल एलिमिनेशन वाला, कि अगर मुझे एक्स के लिए सॉल्व करना है, टू सॉल्व फॉर एक्स, अगर अपने को x के लिए सॉल्व करना है बच्चा लोग, तो क्या करेंगे? देखो, इक्वेशन वन को मैंने इक्वेशन वन को a2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन टू को a1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाई a2 माइनस इक्वेशन टू मल्टीप्लाइड बाई a1, और सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, टू सॉल्व फॉर y, है ना, ये टू सॉल्व फॉर y, क्योंकि x वाला अपन ने एलिमिनेट कर दिया ना, ऐसा करके हमने x वाली टर्म को एलिमिनेट कर दिया। तो y के लिए सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? इक्वेशन वन को a2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन टू को a1 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बनेगा? देखो, a1 a2x, a2 a1x कैंसिल आउट हो गया। यहां पे बचेगा b1 a2 y माइनस b2 a1 y माइनस b2 a1 y। राइट हैंड साइड में देखो c1 मल्टीप्लाइड बाई a2, है ना, क्योंकि इक्वेशन वन को अपन a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो, तो a2 c1 माइनस a2 c1 माइनस c2 a1। तो इधर से y की वैल्यू आ गई बचा लो, y की वैल्यू क्या आ रही है? a2 c1 माइनस c2 a1 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1, राइट। ये अपने पास y की वैल्यू मिल रही है। इसी तरीके से हम लोग x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। बेसिकली बस सॉल्व करना सिखा रहा हूं, अभी ये वाला तरीका अपन समझाएंगे, ये वाला तरीका यहीं से आया है। अगर ये समझ में आ रही है ना बात है कि देखो, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर y कैसे सॉल्व करना है, बचपन के मेथड, ठीक है, बचपन के मेथड। इक्वेशन वन को a2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन टू को a1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन को, तो इधर से y की वैल्यू आ गई। वैसे ही अगर अपने को x के लिए सॉल्व करना है तो यही सारा मेथड अपन यूज करेंगे, है ना, टू सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन? y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन वन को b2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन टू को b1 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि कोफिशिएंट ऑफ y देखो b1 b2, यहां पे भी कोफिशिएंट ऑफ y b1 b2, माइनस करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टू सॉल्व फॉर x इक्वेशन वन मल्टीप्लाइड बाई b2 माइनस इक्वेशन टू मल्टीप्लाइड बाई b1। ओके, देखो जरा क्या बनने वाला है। तो ऐसा करेंगे अपन, तो यहां पे बनेगा a1 b2x, इधर ये बन जाएगा a2 b1x, राइट, a1 b2 a2 b1। ओके, तो a1 b2x, है ना, x कॉमन ले लो उसमें से, a1 b2 माइनस b2 माइनस b1 a2, है ना, माइनस b1 a2 x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो बचा लो, इक्वेशन वन को b2 से, तो मतलब c1 b2 माइनस ये c2 b1 बन रहा है, राइट, c1 b2 माइनस c2 b1। तो इधर से x की वैल्यू आ गई
C1B2 माइनस C2B1 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। ओके, दिस इज द वैल्यू फॉर x। ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। यही चीज क्रैमर्स रूल ने बता रखी है, यही चीज क्रैमर्स रूल ने बता दी, बस थोड़े अलग अंदाज में। अंदाज इनका क्या है, देखो इनका अंदाज देखो, इनका स्टाइल अलग है थोड़ा सा। चीज वही है, x और y की वैल्यू बता रहे हैं, बस अंदाज इनका अलग है ना। तो इनका अंदाज समझना कि इन्होंने क्या किया कि एक डिटर्मिनेंट d डिफाइन कर दिया। डिटर्मिनेंट d क्या है, a1 b1 a2 b2, मतलब इनके कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट। क्रैमर साहब ने बोला कि देखो इनके कोफिशिएंट से बना जो डिटर्मिनेंट है उनको अपन a1 b1 a2 b2 बोल देते हैं, है ना, a1 b1 a2 b2। ओके, फिर उन्होंने डिटर्मिनेंट dx बनाया। अब dx क्या डिटर्मिनेंट है कि d में ही अगर अपन कोफिशिएंट ऑफ x को, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a1 a2, तो मतलब फर्स्ट कॉलम को अगर कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दो, है ना, फर्स्ट कॉलम को c1 c2 से रिप्लेस कर दिया तो ये डिटर्मिनेंट dx बन गया। ओके, फिर डिटर्मिनेंट dy बोल रहे हैं कि अगर अपन सेकंड कॉलम को, मतलब y के कोफिशिएंट को, यहां पे देखो y का कोफिशिएंट जो है ना b1 b2, इसको c1 c2 से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो इस टाइप के डिटर्मिनेंट को हमने डिटर्मिनेंट dy बोल दिया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, देखो डिटर्मिनेंट d क्या हो गया, डिटर्मिनेंट d हो गया कि फर्स्ट कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ x, सेकंड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ y। अब इसी के अंदर अगर फर्स्ट कॉलम को, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दोगे तो डिटर्मिनेंट dx बन जाएगा। और इसी डिटर्मिनेंट में अगर कोफिशिएंट ऑफ y को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया तो डिटर्मिनेंट dy बन जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि देखो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x हो जाएगा dx अपॉन डी, y की वैल्यू चाहिए तो y हो जाएगा dy अपॉन डी, जो अपन देख भी सकते हैं। देखो dx कितना हो गया, dx हो गया b2c1 माइनस b1c2, है ना, b2c1 माइनस b1c2, और d है a1b2 माइनस a2b1, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो x से मिल रहा है, देखो x से मिल रहा है बच्चा लोग, b2c1 माइनस b1c2 न्यूमरेटर में, दिस इज आर dx, ये जो न्यूमरेटर में बैठा है वो dx है, और डिनोमिनेटर में जो बैठा है वो डिटर्मिनेंट d की वैल्यू है। क्लियर, हमने इक्वेशन सॉल्व करी, वहां से भी देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई, dx अपॉन डी, है ना, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन डी, यही जो वैल्यू है वही dy अपॉन डी है। तो ये क्रैमर साहब ने बता दिया, ठीक है, कि x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। ठीक है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जब अपन, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर ये रूल बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, तो अभी तो 2 वेरिएबल में अपन हल्का सा सीख रहे हैं, ठीक है, इस रूल को। चलिए इस रूल को अप्लाई करते हैं, सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स यूज करके हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट डी हमने लिख लिया, डिटर्मिनेंट डी हो गया इनके कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट, मतलब फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट 2 3, सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट विच इज 3 1, ये डिटर्मिनेंट डी आ गया। ओके, क्लियर। फिर डिटर्मिनेंट dx लिखा, डिटर्मिनेंट dx कैसे लिखोगे बच्चा लोग, कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना, इसको कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, 2 3 को हमने कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया विच इज 8 5, सेकंड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं किए। डिटर्मिनेंट dy कैसे लिखेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट dy लिखने के लिए y के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में 2 3 कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y की जगह अपन ने 8 5 रख दिया, ये हो गया डिटर्मिनेंट dy, ठीक है। तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, हमारा जो x होगा, x हो जाएगा dx अपॉन डी एंड y हो जाएगा dy अपॉन डी, ठीक है। तो dx अपॉन डी, है ना, d की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 माइनस 9 मतलब माइनस 7, dx की वैल्यू आ रही है 8 माइनस 15, ठीक है, 8 माइनस 15 दैट इज ऑल्सो माइनस 7। ओके, एंड dy की वैल्यू रखेंगे तो 10 माइनस 24 विच इज माइनस 14। ओके, तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, dx की वैल्यू माइनस 7, d की वैल्यू भी माइनस 7, dx की वैल्यू भी माइनस 7, d की वैल्यू भी माइनस 7, एंड माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 7, x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहां से। ओके, वैसे ही y की वैल्यू चेक करो जरा, dy की वैल्यू रखेंगे, dy की वैल्यू माइनस 14
और डी की वैल्यू रख देंगे, डी की वैल्यू -7, तो -14 अपॉन -7, वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1,2। देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ओके तो ये हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करी है यूजिंग क्रैमर्स रूल। वही अपन सीखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यही सेम आइडिया यहां पे अप्लाई कर दिया हमने कि अगर 3 वेरिएबल के टर्म्स में भी बातें चल रही है तो इधर x की वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन डी, y की वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन डी, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी dz अपॉन डी। ओके बच्चा लोग, ठीक है। जहां पे d क्या है, d इज द डिटर्मिनेंट फाउंड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x y z। मतलब फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट लिखना a1 a2 a3, सेकेंड कॉलम में हम लोग y के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे b1 b2 b3, थर्ड कॉलम में हम लोग z के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे c1 c2 c3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट d हो गया जो कि डिनोमिनेटर में बैठा सबके। ओके, डिटर्मिनेंट dx क्या होगा, डिटर्मिनेंट dx होगा कि जब आपने कोफिशिएंट ऑफ x को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया, और कांस्टेंट टर्म्स अपन बोल रहे हैं d1 d2 d3 को। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म्स रख देते हैं d1 d2 d3, सेकेंड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ y, थर्ड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ z। ठीक है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट dx। वैसे ही जो डिटर्मिनेंट dy होगा, डिटर्मिनेंट dy में फर्स्ट कॉलम में तो कोफिशिएंट ऑफ x ही आएंगे, थर्ड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ z ही मिलेगा, बस सेकंड कॉलम में मतलब कोफिशिएंट ऑफ y की जगह, देखो कोफिशिएंट ऑफ y b1 b2 b3 है, उसकी जगह पे अपन लोग लिख दे रहे हैं d1 d2 d3। ठीक है, d1 d2 d3, दैट इज डिटर्मिनेंट dy। डिटर्मिनेंट dz इसी तरीके से ऐसा और डिटर्मिनेंट हो जाएगा जिसके अंदर हम फर्स्ट कॉलम में तो कोफिशिएंट ऑफ x, सेकेंड कॉलम में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ y रख रहे हैं, और थर्ड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ z की जगह c1 c2 c3 की जगह अपन d1 d2 d3 रख दे रहे हैं। ठीक है, d1 d2 d3। ओके, तो ये d हो गया, ये dx हो गया, dy हो गया, dz हो गया। ओके, अगर हम dx को d से डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी, dy को d से डिवाइड कर रहे हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और dz को d से डिवाइड कर रहे हैं तो z की वैल्यू मिल जाएगी। जो हमने है ना 2 वेरिएबल में इक्वेशन थी उसका जो आइडिया था वो यहां पे हमने अप्लाई कर दिया है। आर वी क्लियर? सिंपल। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जिसके अंदर सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इन 3 वेरिएबल्स, इसको अपन सॉल्व करना चाहते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब देखो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि इसका जो मेन यूज है ना क्रैमर्स रूल का, वो ये नहीं है कि आपसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करवाना। जेई में ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करो। बोर्ड्स में आ सकते हैं जरूर, ये बोर्ड लेवल का सवाल है कि 12th बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे दी और बोल दिया कि सिस्टम ऑफ है ना क्रैमर्स रूल को यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। बोर्ड्स में पॉसिबल है। जेई के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, और वो वाला टॉपिक हम थोड़ी देर में पढ़ने वाला है, थोड़ी ही देर में, बट एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि क्रैमर्स रूल कहता क्या है, क्रैमर्स रूल क्या है, मतलब एक्स की वैल्यू कैसे निकाले, वाई जेड की वैल्यू कैसे निकाले यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इसके लिए मैं एक बार कुछ बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू निकाली। डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फर्स्ट है ना, फर्स्ट कॉलम में 5 6 3, सेकेंड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ y विच इज -7 -8 2, थर्ड कॉलम में z के कोफिशिएंट है 1 -1 -6। ये हो गया डिटर्मिनेंट डी। कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर हम लोग डिटर्मिनेंट dx लिखेंगे। डिटर्मिनेंट dx क्या होगा कि जब फर्स्ट कॉलम को कोफिशिएंट ऑफ x की जगह कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया 11 15 7। ठीक है, सेकेंड कॉलम में एज इट इज कोफिशिएंट ऑफ y ही रख रहे हैं, थर्ड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ z ही रख रहे हैं 1 -1 -6। ये dx हो गया। डिटर्मिनेंट dy जो होने वाला है, डिटर्मिनेंट dy का मतलब हो गया कि अब कोफिशिएंट ऑफ y की जगह देखो फर्स्ट कॉलम में तो कोफिशिएंट ऑफ x ही रख रहे हैं 5 6 3, सेकेंड कॉलम में y के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म रख दी 11 15 7, है ना, कोफिशिएंट ऑफ y की जगह कांस्टेंट रख दी, और थर्ड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ z की जगह 1 -1 -6। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ x ही है, थर्ड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ z ही है, बस सेकंड कॉलम में अब कांस्टेंट टर्म आ चुकी है,
और dz के अंदर dz में थर्ड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ z आ जाएंगे, है ना, 11 15। थर्ड कॉलम में कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, राइट। कोफिशिएंट ऑफ z की जगह पे कांस्टेंट टर्म मिल गई। फर्स्ट कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ x 5 6 3। सेकेंड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ y विच इज -7 -8 +2। ओके, तो हमने d dx dy dz सब लिख लिया है। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू हो जाएगी, x विल बी dx अपॉन d, y विल बी इक्वल टू dy अपॉन d एंड z विल बी इक्वल टू dz अपॉन d, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करके अपन लोग इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, कि d को एक्सपैंड किया, वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जस्ट टू सेव सम टाइम आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट द वैल्यूज हियर, ठीक है, थोड़ा सा समय बचा लेते हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देते हैं। ओके, आप लोग तब तक कैलकुलेट करो बच्चा लोग। हाँ जी, आसान है। क्रैमर्स रूल आई होप आपको दिमाग में बैठ चुका होगा अभी तक। तो देखो ये जो पहला डिटर्मिनेंट है ना, ठीक है, 5 - 7 1 6 -8 -1 3 2 -6, इसकी वैल्यू आ रही है, मैंने कैलकुलेट कर रखी है, इसकी वैल्यू 55 आएगी, ठीक है। dx है, dx की वैल्यू भी 55 आएगी, आप चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। अबाउट फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दो सिंपली, है ना। और dx की वैल्यू भी यही है, dy की वैल्यू -55 आ रही है, और dz की वैल्यू -55 आ रही है, ठीक है, dz की वैल्यू -55। ओके, तो d की वैल्यू 55, dx की वैल्यू 55, dy की वैल्यू -55 और dz की वैल्यू भी -55 आ गई। तो जो dx x हो जाएगा अपना, x विल बी इक्वल टू dx अपॉन d, तो dx की वैल्यू 55, d की वैल्यू भी 55, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ओके, y की जो वैल्यू होगी, y विल बी dy अपॉन d, dy इज -55, d इज 55, तो -55 अपॉन 55, तो y हो गया यहाँ पे -1। और z की वैल्यू भी देखो -55 है ना, dz -55 आएगा, और d आ रहा है +55, ठीक है। तो -55 अपॉन +55 मतलब इसकी वैल्यू -1 आ गई। तो हमने तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, x y z, मतलब 1, -1, -1 तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक करके देख भी सकते हैं, x की जगह 1, y की जगह -1, z की जगह 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 11, राइट हैंड साइड भी 11। इसको भी देखो, लेफ्ट हैंड साइड 15 बन जाएगा, और यहां पे आप रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड -1 बन जाएगा, बिल्कुल सही है ना। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड कितना बन रहा है, x की जगह 1 रखा 3, और 3 × 1, y की जगह -1, ओके, तो 3 - 2 1, और -6 × -1, बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 7 बन रहा है, राइट हैंड साइड भी 7 ही है। ओके, तो क्रैमर्स रूल यूज करके हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन अभी सॉल्व करना सीखा है। हो सकता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस टाइप की दिखती हुई आ जाए, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे 1/x 1/y 1/z लिखा है x y z की जगह, तो आप क्या करो कि यहाँ पे 1/x को कुछ u ले लो, कि लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, एंड 1/z इज इक्वल टू w, ऐसा मान लिया, u v w मान लिया, ताकि अब ये इक्वेशन चेंज हो गई, है ना। 1/x को u बोला है तो ये इक्वेशन बन गई 2u, 1/y को v बोला है तो +7v + 10w इज इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन देखो, 4u - 6v + 5w इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन देखो बच्चा लोग, 6u - 9v - 2w इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमने तीनों इक्वेशंस बना ली। अब इक्वेशन थोड़ी और ब्यूटीफुल लगी। अब फिर से अपन वापस से सबसे पहले d कैलकुलेट कर लेंगे, कि इधर ये d बन रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 7w 2 या फिर 2 4 6, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में u के कोफिशिएंट लिख दिए, सेकंड कॉलम में v के कोफिशिएंट विच इज 7 -6 -9, एंड थर्ड कॉलम में w के कोफिशिएंट विच इज 10 5 -2। तो ये अपन ने डिटर्मिनेंट डी लिख दिया सबसे पहले। फिर डिटर्मिनेंट डी यू लिखो आप, है ना। डिटर्मिनेंट डी यू लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट डी यू विल बी कि फर्स्ट कॉलम में यू के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट हम अपन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 4 1 2
एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में शायद एक कोई हल्का सा करेक्शन भी है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, इज अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन इन दिस क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे 3 है इसकी जगह, 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो 7 की जगह इधर 3 लिख देना, यहाँ पे 7 की जगह पे 3 लिख देना, ठीक है। ये बस एक हल्का सा करेक्शन है इधर इस सवाल में। ओके बच्चा लोग, बाकी तो सब सही है, डेटा एकदम सही है। हाँ जी, तो डिटर्मिनेंट डी यू की वैल्यू अपन ने लिख दी। डिटर्मिनेंट डी यू की वैल्यू लिखने के लिए फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट टर्म रिप्लेस कर दी, सेकंड कॉलम एज इट इज 3 - 6 - 9, थर्ड कॉलम में एज इट इज 10 5 - 2। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट डी यू। वैसे डिटर्मिनेंट डी वी लिख देंगे हम लोग। डी वी लिखने के लिए जो सेकंड कॉलम है वी के कोफिशिएंट, उसकी जगह पे कांस्टेंट टर्म्स रिप्लेस कर देंगे। तो कांस्टेंट टर्म्स इसकी जगह रिप्लेस कर दी सेकंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में 2 4 6, थर्ड कॉलम में डब्ल्यू के ही कोफिशिएंट 10 5 - 2, 10 5 - 2, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट डीवी आ गया। और वैसे ही डिटर्मिनेंट डी जेड हम लोग, है ना, डी डब्ल्यू हम लोग निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट डी डब्ल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू की जगह ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 4 1 2। फर्स्ट कॉलम वही 2 4 6, सेकेंड कॉलम वही 3 - 6 - 9। ये डिटर्मिनेंट डी डब्ल्यू आ गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट डी डी यू डी वी डी डब्ल्यू सब लिख दिया। अब अगर अपने को यू की वैल्यू निकालनी है तो यू हो जाएगा बच्चा लोग किसके इक्वल, यू विल बी इक्वल टू डी यू अपॉन डी, है ना, डी यू अपॉन डी के इक्वल यू की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और अगर u की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज u इज इक्वल टू 1/x। तो इन सब की वैल्यूज मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना। लेट्स राइट द वैल्यूज ऑफ दीज। एक बार आप वेरीफाई कर लेना, वैसे मैंने वेरीफाई कर रखा है। तो इसको कैलकुलेट करोगे, बेसिकली सिंपली एक्सपेंड कर दो। थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए है मेनली, और बोर्ड्स में अच्छा खासा टाइम होता है आपके पास, आप आराम से बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बोर्ड्स में, यू हैव इनफ टाइम। तो इसकी वैल्यू 228 आ जाएगी अगर फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करोगे। डी यू की वैल्यू एक्सपेंड करोगे तो 294 मिलने वाली है बच्चा लोग। डीवी की वैल्यू 148 मिलेगी, एंड डी डब्ल्यू की वैल्यू -12 मिल जाएगी। ओके, तो u की वैल्यू निकाल लोगे डी यू अपॉन डी, जिसमें से डी यू की वैल्यू है 294 अपॉन डी की वैल्यू है 228, है ना। तो इधर से u की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरीके से अपने पास v की वैल्यू आ गई, इसी तरीके से अपने पास w की वैल्यू आ जाएगी, है ना। v विल बी dv अपॉन d एंड w इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, है ना, अपॉन डी, ठीक है। आर वी क्लियर? तो u v w की वैल्यू आ गई तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से ये वाला सवाल है, ये आप होमवर्क के लिए ले सकते हो, यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। अब एक्स वाई जेड की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर से एक्स स्क्वायर को अपन यू मान लो, वाई स्क्वायर को वी मान लो, जेड स्क्वायर को यू वी डब्ल्यू मान लो, ठीक है। कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू, ऐसे मान के शुरू हो जाओ, तो इक्वेशन थोड़ी और प्यारी बन जाएगी दिखने में, है ना। 2u + 3v + 10w इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4u - 6v + 5w इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी 6u + 9v - 20w इज इक्वल टू 2। अब इधर से फिर से वही चीज़ है कि हमने पहले डिटर्मिनेंट डी लिख दिया, फिर डी यू लिख दिया, फिर डी वी डी लिख दिया, समझ में आ गई कहानी। ओके, तो अगर आपने u की वैल्यू निकाल ली, u हो जाएगा डी यू अपॉन डी, और u को ही हमने एक्स स्क्वायर बोला है, तो इधर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तरीका समझ गए? मतलब बस ये समझाने का तरीका है कि यार अलग अलग तरीके से दे रखी हो सकती है इक्वेशन, तो डरने वाली बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। बट इस तरीके के कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन जेई नहीं पूछेगा, ठीक है। मतलब जेई किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा गाइस? जेई पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन, तो वो अभी हम टॉपिक सीखने वाले हैं। ओके, so if the constant terms in the system of equations are all zero, then the system is called as homogeneous system of equation. homogeneous system of equation कौन सी होती है? जिसके अंदर constant term जीरो होती है,
है ना। अगर कांस्टेंट टर्म जीरो है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू जीरो। d1 की जगह यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। वैसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू जीरो, है ना। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप की इक्वेशन को अपन बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अभी हम आगे यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाली जाए, कैसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो वो कैसे आएंगे। तो बच्चा लोग, हमें पता है कि x की वैल्यू क्या होती है, dx अपॉन टी, है ना। बेसिकली एक्स वाई जेड क्या होता है, बेसिकली एक्स वाई जेड ये एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट आएगा, और वो कोऑर्डिनेट क्या आएगा, dx अपॉन डी कॉमा डी वाई अपॉन डी कॉमा डी जेड अपॉन डी, है ना। इस तरीके का कोऑर्डिनेट आने वाला है। ओके, अब अगर यहां पे डिनोमिनेटर जो d है वो नॉन जीरो नंबर हुआ, इफ d इज अ नॉन जीरो नंबर, है ना, इफ d नॉट इक्वल टू जीरो देन विल गेट अ यूनिक ट्रिपलेट x कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर यहां पे d नॉन जीरो हुआ तो एक यूनिक वैल्यू आएगी, है ना, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा। मतलब उन तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के उन वो जो तीन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही थी, आपको पता है कि एक्स वाई जेड के अंदर अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो जो तीनों प्लेन है ना एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं अगर d नॉन जीरो आ जाता है। ठीक है, तो यूनिक ट्रिपलेट एक्स वाई जेड, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इफ d इज नॉन जीरो देन देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, देन देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं कि अगर d जीरो एंड अमाउंट नहीं अमंगस्ट, ठीक है, amongst dx dy dz any one is नॉन जीरो। अगर d जीरो हो गया और dx dy dz में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है, कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है तो यहां पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों बचा लो, क्योंकि देखो x क्या है, यहां पे x है dx अपॉन डी, ठीक है, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि x इंटू डी इज इक्वल टू डी एक्स, x इंटू डी इज इक्वल टू डी एक्स, राइट। अब सोचो बच्चा लोग कि अगर d तो जीरो हो गया तो x इंटू जीरो लिखा है, और राइट हैंड साइड अगर नॉन जीरो हो गई तो x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, है ना। सपोज ऐसा लिखा है कि भाई dx सपोज 3 आ जाता है तो 0 इंटू एक्स बराबर 3, तो x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, मतलब यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर d जीरो है एंड dx dy dz में से एक भी अगर नॉन जीरो निकल गया तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बट अगर d भी जीरो है एंड dx dy dz तीनों ही जीरो है ना, मतलब ये बेसिकली चारों ही जीरो हो गए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। और नो सॉल्यूशन ये एक स्पेशल केस में मिलते हैं, ठीक है, नो सॉल्यूशन ये स्पेशल केस, ये मैं केस आपको अलग से बता दूंगा, इसकी चिंता ना करें, और बहुत सिंपल केस है, देखते ही पता चल जाएगा कि नो सॉल्यूशन कब मिल रहे होंगे। बट पहले तो ये समझते हैं कि भैया ये जब चारों जीरो हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। देखो अपने पास x क्या आता है, x आता है dx अपॉन डी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि x इंटू डी इज इक्वल टू डी एक्स, x मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। अगर d भी जीरो और dx भी जीरो तो आप समझ सकते हो ना कि बहुत सारी x की ऐसी वैल्यूज होने वाली है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बहुत सारी ऐसी x की वैल्यू होगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि x इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब x की जगह 1 रख दूं, चाहे 2 रख दूं, चाहे 3 रख दूं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, इसलिए अपन बोलते हैं कि अगर चारों जीरो हो गए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इसकी बेटर एक्सप्लेनेशन आती है जब आप 3D समझ लोगे, है ना, तब आप समझोगे कि यार इस केस में क्या हो रहा है कि प्लेन इंटरसेक्ट एक लाइन पे कर रहे हैं, तो एक लाइन पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो जो लाइन होंगे ना, लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होने वाले हैं, ठीक है। इस केस में अगर डी भी जीरो, डी एक्स डी वाई डी जेड सब जीरो, तो जो प्लेन है वो इंटरसेक्ट एक लाइन पे कर रहे हैं। बट छोड़ो इस पॉइंट को, बस ये चीज ध्यान रखना है ना,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को क्या ध्यान रखना है कि अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर चारों जीरो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डी जीरो है बट इन तीनों में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ जाएगा तो नो सॉल्यूशन। ये किसके लिए बात हो रही है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमने दो मोटी मोटी बातें सीखी है बच्चा लोग कि देखो डी जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। अगर डी नॉन जीरो है तब तो आप डायरेक्ट बोल देना यूनिक सॉल्यूशन। तो जब भी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी होगी ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी होगी, सबसे पहले आप डी कैलकुलेट करोगे। आपसे पूछ लिया कि भैया कितने सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले डी कैलकुलेट करो। डी की वैल्यू कुछ नॉन जीरो नंबर आ रही है तो बोल देना यूनिक सॉल्यूशन। अगर डी की वैल्यू जीरो आ गई, अगर डी की वैल्यू जीरो आ गई, फिर आप आगे कैलकुलेट करोगे डीएक्स को भी। ठीक है, फिर है ना, अगर डी की वैल्यू जीरो आ गई तो आप dx की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, dy की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, dz की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अगर तीनों ही जीरो आ जाती है, dx dy dz अगर तीनों ही जीरो आ जाती है तो यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल दोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना। और अगर इन तीनों में से कोई भी नॉन जीरो आ जाए, ठीक है, एनी वन ऑफ dx dy dz इज नॉन जीरो तो अपन बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझना, अगर d जीरो आ गया ना तो अपने को आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर अपन dx कैलकुलेट करेंगे, है ना, अपन dx कैलकुलेट करेंगे। dx भी जीरो आ गया तो अपन dy पे चलेंगे, dy भी जीरो आ गया तो अपन dz कैलकुलेट करेंगे, सभी जीरो आ गए तो अपन बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट अगर d जीरो आया और अपन ने dx कैलकुलेट किया, है ना, d जीरो आ गया, dx कैलकुलेट किया और dx नॉन जीरो मिल गया तो डायरेक्ट बोल देना नो सॉल्यूशन, फिर अपने को dy dz तक बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर d जीरो आ गया, dx भी जीरो आ गया, फिर अपने को dy चेक करना पड़ेगा, dy भी जीरो आ गया तो अपने को dz चेक करना पड़ेगा, और dz अगर नॉन जीरो आ जाता है नो सॉल्यूशन। मतलब इन तीनों में से अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर d जीरो होता है तो। अगर d नॉन जीरो है तो अपने को इन तीनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, dx dy dz को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है अगर d नॉन जीरो है तो। अब इसमें बच्चा लोग बस एक्सेप्ट, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो मिलते हैं, एक्सेप्ट द केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ठीक है ना, ये एक केस है बस। पैरेलल प्लेन्स का जो केस रहता ना, है ना, एक्सेप्ट द केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स वाले केस में ये सब जीरो मिलेंगे आपको, डी भी जीरो मिलेगा, है ना, डी भी जीरो मिलेगा, dx dy dz भी जीरो मिलेंगे पैरेलल प्लेन्स में, बट उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं अपन। ओके, फॉर एन एग्जांपल, अब पैरेलल प्लेन्स कैसे पता चलेगा? पैरेलल प्लेन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड बताएंगे कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड सेम है या प्रोपोर्शनल है तो प्लेन पैरेलल होने वाला है। जैसे कि अगर ये प्लेन है x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 1, दूसरा प्लेन मैंने लिया x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों प्लेन्स पैरेलल प्लेन्स हो चुके हैं, क्योंकि देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड सेम हो गए इनके, है ना, तो दीज टू आर पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, दीज टू आर पैरेलल प्लेन्स। और जब भी पैरेलल प्लेन्स आ जाए, ठीक है ना, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आर सेम और प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्लेन्स आर पैरेलल। और जब भी पैरेलल प्लेन्स आ जाए बच्चा लोग तो वो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, अगर दो प्लेन पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेन्स हो गए। या फिर सपोज एग्जांपल लेते हैं अपन कि x प्लस थ्री वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस सिक्स वाई प्लस 10z इज इक्वल टू सपोज 5, ये दे दिया। तो ये दोनों प्लेन भी पैरेलल प्लेन्स है ना। कैसे प्लेन है? पैरेलल प्लेन है, क्योंकि देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड प्रोपोर्शनल है, तो दीज टू आर आल्सो पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, ये भी पैरेलल
प्लेन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दीज टू आर ऑल्सो पैरेलल प्लेन्स। तो पैरेलल प्लेन्स का एग्जाम्पल अपने को अलग से ध्यान रखना है कि अगर प्लेन्स पैरेलल है तब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तब उनके नो सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चा लोग, है ना, क्लियर है थी बातें। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। जैसे ये वाला एग्जांपल देखना, पैरेलल प्लेन्स का एग्जांपल है ना, एग्जांपल्स ऑन पैरेलल प्लेन्स। तो एक बार पहले ये एक्सेप्शन हो गया एक तरीके से, पैरेलल प्लेन्स का एग्जांपल ना एक तरीके से एक्सेप्शन हो गया। क्या एक्सेप्शन है कि तीन मैंने प्लेन पैरेलल दिए कि x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। ये तीन पैरेलल प्लेन्स हैं। अगर यहां पे आप चेक करोगे ना, अगर यहां पे आप चेक करोगे d की वैल्यू, तो d की वैल्यू 0 ही आएगी, है ना। d क्या हो जाएगा 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। d की वैल्यू क्या मिलने वाली है 0 मिलने वाली है, दिख रहा है साफ साफ। वैसे ही dx की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, dx की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि dx में क्या हो रहा है, dx में बस फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगी। अभी भी देखो सेकंड थर्ड कॉलम प्रोपोर्शनल है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो इसलिए अपन बोलेंगे कि देखो इन दिस केस, है ना, इन दिस केस d dx dy dz all of them are 0, but still there is no solution। जनरली अपन बोलते हैं कि जब ये चारों 0 आ जाते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं, है ना। ये बात आपने सीखी थी कि भैया जब ये चारों 0 आ गए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। बट पैरेलल प्लेन्स के केस ही बस ऐसा केस है जिसके अंदर चारों ही 0 मिल जाते हैं, बट फिर भी यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो पैरेलल प्लेन के केसेस में ना स्टिल देयर इज नो सॉल्यूशन। तो यहां पे अपन dx dy dz कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, यहां ऑब्जर्वेशन लगाना है, ठीक है। तो यूज ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स के केसेस में अपने को ऑब्जर्वेशन यूज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यू नीड टू यूज ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स। आर वी क्लियर? चलिए लेट्स मूव अहेड, है ना। इन सेकंड केस नो सॉल्यूशन अराइजेस व्हेन ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ डी आर 0, बट दिस केस इज वेरी रेयर, है ना। तो दिस इज द केस ऑफ, है ना, all cofactors of D are 0. Basically this is the case of parallel planes, है ना। ये वही पैरेलल प्लेन्स वाला केस है कि D के भी हर एक कोफैक्टर 0 है, देख सकते हो यहां पे D का हर एक कोफैक्टर, जैसे 1 का कोफैक्टर क्या है 0 है, 2 का कोफैक्टर क्या है 0 है, 3 का कोफैक्टर क्या है 0 है। तो जब हर एक कोफैक्टर 0 हो जाता है ना, D का ही, तो ये चीज है। बाकी अपन तो पैरेलल प्लेन से याद रखेंगे, वो ज्यादा इजी है याद रखना, ठीक है। अब देखो एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि अगर उनका सॉल्यूशन है तो इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक और मैनी सॉल्यूशंस, अगर एक सॉल्यूशन है तो भी अपन कंसिस्टेंट बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट बोलेंगे, है ना। इनकंसिस्टेंट तब बोला जाता है जब उनके कोई सॉल्यूशन नहीं हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। तो दिस इज द केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, नो सॉल्यूशन का केस, ठीक है। तो अब अपन नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में चलिए आगे बात करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है सबसे पहले डी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेन्स तो अपने को नहीं दिखाई दे रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड सेम या प्रोपोर्शनल तो है नहीं, तो पैरेलल प्लेन्स का केस तो नहीं है। तो डी से स्टार्ट करते हैं, फिर कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले डी निकाला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 2 3, कोफिशिएंट ऑफ y 1 1 2, कोफिशिएंट ऑफ z 1 -1 4। ओके, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन लगाना कि कहीं पैरेलल प्लेन्स तो नहीं है। पैरेलल प्लेन्स हो तो वैसे डायरेक्टली आप बोल दोगे नो सॉल्यूशन, और ऑब्जर्वेशन से आप देख ही सकते हो पैरेलल प्लेन्स तो है नहीं। तो अब आप आ जाओ मैनुअल चीजों पे, ठीक है, कि हम लोगों ने सबसे पहले डी कैलकुलेट किया, देखते डी कैसा आता है ना। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा लोग यहाँ पे कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 -2, है ना। तो 4 + 2 हो जाएगा 6। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 + 2,
फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस ऑफ -3, है ना, 8 + 3 बन रहा है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाई 8 + 3 +1 मल्टीप्लाई बाई 4 - 3, ओके। तो दिस इज 6 - 11 + 1, 6 - 11 + 1, तो डेफिनेटली दिस इज अ नॉन जीरो थिंग। तो अगर डी नॉन जीरो आ जाए, अगर डी नॉन जीरो आ गया तो डायरेक्टली बोल दो यूनिक सॉल्यूशन। अब अपने को dx dy dz कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर डी नॉन जीरो है तो समझ में आ रही है ना बात है कि x y z जो है उनकी वैल्यू क्या आएगी, dx अपॉन डी, dy अपॉन डी, dz अपॉन डी। तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो है यहाँ पे। अब dx dy dz कुछ भी हो, है ना, इनकी कुछ कुछ वैल्यू मिलेंगी। सपोज dx जीरो मिल गया तो जीरो अपॉन नॉन जीरो इज जीरो ओनली, ओके। तो इस केस में अपने को क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इट इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर डी नॉन जीरो आता है ना तो वो सबसे छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वहीं भी खत्म। डी नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन, डी जीरो हो जाता है तब अपने को आगे चेक करना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, है ना, पैरेलल प्लेन्स तो नहीं दिख रहे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड प्रोपोर्शनल या सेम तो नहीं है ना। यहाँ पे देखो 1 1 1, इधर 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4, तो ऑब्वियस सी बात है ना ही प्रोपोर्शनल है ना ही सेम है, ओके बच्चा लोग। हाँ जी, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या किया कि डी की वैल्यू निकाली हमने। डी की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 1 2 3 2 3 4, डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है डी की वैल्यू। आप चेक कर सकते हो, है ना, इजीली अपन चेक कर सकते हैं, या फिर ऑपरेशन लगा दो यहाँ पे कि डी की वैल्यू निकालने के लिए एक बेसिक सा ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं कि √3 इज रिप्लेस बाई √3 - √2, है ना। √3 में से √2 सब्ट्रैक्ट किया तो देखो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू 1 1 1 1 2 3। थर्ड रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड रो का एलिमेंट 1 1 1 बन जाएंगे। तो डी की वैल्यू कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है। या फिर डायरेक्टली यहीं पे एक्सपैंड कर दो एज यू विश, ठीक है, इधर ही एक्सपैंड कर रहे हो, देख लो जीरो आने वाली है। नहीं तो अपने को ऑपरेशन आता है तो ऑपरेशन लगा दिया मैंने, है ना। थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस करोगे तो 2 - 1 1 बन जाएगा, 3 - 2 1 बन जाएगा, 4 - 3 1 बन जाएगा। थर्ड रो भी 1 1 1 बन गई। तो अपन ने डायरेक्टली बोल दिया कि भैया डी की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, ठीक है, क्लियर। तो डी की वैल्यू जीरो आ गई। अब अपन dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। अब हमें dx निकालना पड़ेगा, देखते हैं dx कैसा आ रहा है। dx अगर नॉन जीरो आ गया तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर इन तीनों में से dx dy dz में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो dx क्या होगा कि फर्स्ट कॉलम में 2 5 11 रख देंगे, 2 5 11 आ गया फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम एज इट इज 1 2 3 1 2 3। थर्ड कॉलम एज इट इज 1 3 4 1 3 4, है ना। ये अपने पास dx आ गया, dx को एक्सपेंड कर दो गाइस, ओके। देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे। आप चाहो ऑपरेशन लगा सकते हो, बट ऑपरेशन लगा के कुछ खास वैल्यू कम हो नहीं रही है ना। आप चाहो तो ऑपरेशन लगा दो चलो कि इसको 2 1 1, थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस कर दी, 5 2 3, थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 1 1 बन जाएगा, ठीक है, ओके। मतलब √3 को रिप्लेस कर दिया √3 - √2। अब एक्सपेंड कर दो इसको। सो व्हेन यू विल एक्सपेंड इट, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 3, मतलब -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 18, है ना। -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 18 बन रहा है, +1 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 12, 5 - 12, ओके। देखेंगे यहाँ पे ये -2 बन जाएगा, 5 - 18 -13, है ना। -13 इंटू -1 दैट विल बी +13, एंड 5 - 12 की वैल्यू हो गई यहाँ पे -7। तो 13 - 9, 13 - 9 विल बी 4। तो dx की वैल्यू 4 आ गई, ये तो पाप हो गया, क्योंकि बच्चा लोग देखो d 0 आ गया, dx 4 आ गया, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, नो सॉल्यूशन। x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो कि इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि x क्या होता है, देखो x होता है ना dx अपॉन डी। x क्या होता है, dx अपॉन डी। तो जब d को मल्टीप्लाई किया तो इधर x इंटू डी बराबर dx।
अब देखो डी तो आ गया अपने पास 0, डी 0 आ गया, बट डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई x मिल पाएगा क्या कि x इंटू 0 बराबर 4? ऐसा कोई x नहीं होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, x इंटू 0 बराबर 4। x की वैल्यू dx अपॉन डी होती है, तो अपन बोल सकते हैं x इंटू डी बराबर dx। अगर d 0 आ गया एंड dx नॉन जीरो आया है तो x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि देयर आर नो सॉल्यूशन। तो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है ना, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। Okay, बच्चा लोग, let's have a look at this question. This question says that the value of lambda for which this system of equation has unique solution. एक system of equation हमें provide कर रखी है, अपने को lambda की वैल्यू बतानी है such that this equation has unique solution, ठीक है। तो unique solution तब होगा जब इसका d not equal to 0 होगा, राइट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि d should not be equal to 0। तो d की वैल्यू निकालते हैं। D is the determinant found by the coefficients of x, coefficient of y and coefficient of z। तो coefficient of x देखो क्या है, lambda है, 1 है, माइनस lambda है, ठीक है। तो lambda 1 माइनस lambda, यहाँ पे coefficient of x लिख दिया। coefficient of y क्या है, 3 to 1, 3 to 1। coefficient of z are -1, 1 and 2। ये देखो बच्चा लोग अपने पास आ चुका है D, ओके। क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, ओके। तो लेट्स एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट। तो एक्सपैंड कर दीजिए, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करेंगे तो लैम्डा टाइम्स ये 4 माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस लैम्डा बन जाएगा ये। देखो फर्स्ट में क्या बना, लैम्डा टाइम्स 4 माइनस 1 और फिर -3 टाइम्स 2 माइनस ऑफ माइनस लैम्डा, दैट विल बी 2 प्लस लैम्डा, एंड -1 टाइम्स 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। -1 टाइम्स 1 प्लस 2 लैम्डा, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा, 3 लैम्डा -6 -3 लैम्डा -1 -2 लैम्डा, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके बच्चा लोग, तो देखो यहाँ पे 3 लैम्डा से 3 लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, ओके। 2 लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यहाँ पे -7 के इक्वल आ गई, मतलब लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -7/2। ये मिल रहा है अपने पास कि 2 लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -7 एंड लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -7/2। लैम्डा की वैल्यू -7/2 नहीं होनी चाहिए, ओके, तब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो सिंपल सी कंडीशन फर्स्ट पार्ट में कि इसका डिटरमिनेंट बनाया, है ना, d की वैल्यू रख दी हमने। d आ रहा है लैम्डा 3 -1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2, एंड इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को एक्सपैंड कर दिया हमने, तो एक्सपैंड करने पे ये मिल रहा है, देख लो ध्यान से, ओके। उसके बाद में इसको अपन ने नॉट इक्वल टू 0 किया, तो इधर से लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -7/2। सो दैट इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि इज इनकंसिस्टेंट, कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब आएगी, नो सॉल्यूशन कब होगा इसका। तो नो सॉल्यूशन तब होता है जब d 0 हो, है ना। उसके लिए d तो 0 होना चाहिए सेकेंड पार्ट के लिए, कि d शुड बी इक्वल टू 0, d 0 होना चाहिए, बट एनी वन ऑफ dx dy dz शुड बी नॉन जीरो। अब d कब 0 होगा, जब लैम्डा की वैल्यू -7/2 हो जाएगी, है ना। d इज इक्वल टू 0 से लैम्डा की वैल्यू -7/2 होनी चाहिए। अब देख लेंगे कि भैया लैम्डा की इस वैल्यू पे क्या dx नॉन जीरो आ रहा है क्या, dx dy dz इन तीनों में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो बन जाता है तो नो सॉल्यूशन मिलेंगे। देखो बच्चा लोग, अगर d 0 है ना, और d 0 हो रहा है -7/2 पे, और dx dy dz ये भी तीनों जीरो आ जाता है, तब तो अपन बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बट अगर इन तीनों में से कोई भी नॉन जीरो आ जाता है तो अपन बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो देखते हैं इन तीनों में से कोई नॉन जीरो आ रहा है क्या। तो dx की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम में तो हमने कांस्टेंट टर्म रख देंगे 1 2 -1, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम में रख दिया कांस्टेंट टर्म। सेकंड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ y आर 3 2 1। थर्ड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ z विच आर -1 1 and 2। तो लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर dy dz कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है फिर अपने को dy चेक करना पड़ेगा, फिर dz चेक करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है।
तो 1 टाइम्स 4 माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स 4 प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स 2 प्लस 2. ओके, so which is equal to 3 minus 12 3 minus 15, राइट. 3 minus 15, तो ऑब्वियसली बात है कि ये नॉन जीरो वैल्यू दिखाई दे रही है. तो dx इज नॉन जीरो, d जीरो हो जाता है -7/2 पे, dx नॉन जीरो आ रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पे है ना कि when lambda is equal to -7/2 there is no solution. ओके, सिंपल है. तो देखो क्रैमर्स रूल के सवाल ना बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल होता है. अब ये एक और टाइप के इक्वेशन है क्रैमर्स रूल के अंदर. देखो इस सवाल को ध्यान से देखते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन. नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बताना है और उनके सॉल्यूशन क्या है वो भी बताना है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, है ना. हम एक लेक्चर लेंगे जिसके अंदर सिर्फ पास्ट ईयर डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे आ चुका है. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन. सबसे पहले तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले डी निकालेंगे. डी की वैल्यू कितनी आ रही है? डी आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 जो कि हो गए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई आर 1 2 3, कोफिशिएंट ऑफ जेड आर 1 3 5. ओके, सिंपल. ठीक है, अब यहां पे डायरेक्टली एक्सपैंड कर दे क्या? ठीक है, डायरेक्टली एक्सपैंड ही कर देते हैं, एक्सपेंशन भी इसका मुश्किल तो है नहीं. तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 9, मतलब ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3. ओके, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2. तो ये इसका एक्सपेंशन आ गया. 10 माइनस 9 की वैल्यू 1 हो गई, 5 माइनस 3 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 माइनस 2 की वैल्यू 1 हो गई, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ रही है. तो d तो 0 आ रहा है, कैलकुलेट करके देखा, d इज इक्वल टू 0. अब dx कैलकुलेट करो. dx मतलब क्या हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ x की जगह कांस्टेंट टर्म लिख देंगे 147. ठीक है, ये dx की वैल्यू. तो कोफिशिएंट ऑफ x की जगह कांस्टेंट टर्म लिख दी हमने 147, कोफिशिएंट ऑफ y की जगह वही चीज है 1 2 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ z की जगह 1 3 5. ओके, हाँ जी, क्लियर. अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ओके, डायरेक्टली एक्सपैंड कर दिया जाए क्या? कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सपैंड, या फिर फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट करके दो जीरोस भी क्रिएट कर सकते हो. एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि यहां पे ऑपरेशन में लगा रहा हूं कि C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2 एंड C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3. ये ऑपरेशन लगा देते हैं. ठीक है, तो देखो C1 में क्या बन गया. तो अब dx अपने पास आ चुका है, क्योंकि हमें पता है ये ऑपरेशन लगाते तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा. या तो आप डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करो, वो भी चलेगा, या फिर आप थोड़े नंबर्स को छोटे करके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दो. तो देखो फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे 4 मिल जाएगा. अब सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे -1 बन गया और यहाँ पे 2 बन गया. ठीक है, और इधर 1 3 5. अब आप देखो बच्चा लोग क्या वैल्यू आ रही है dx की. फर्स्ट रो के अबाउट अब हम लोग एक्सपैंड कर देंगे. फर्स्ट रो के अंदर दो जीरोस हैं ना, दो जीरोस है, तो बस 1 के अबाउट एक्सपैंड करना है. तो ये 4 माइनस ऑफ -4 बन रहा है dx. ओके, कुछ तो गड़बड़ है दया. देखो 147 1 2 3 1 3 5. ओके, C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 7 माइनस 3 4 बन गया. ओके, अच्छा यहाँ पे -2 बनेगा ना बच्चा लोग, इधर ये -2 बनेगा. अब देखो बच्चा लोग कि अब फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड किया तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 इंटू -2 दैट इज -4 -4 माइनस ऑफ -4 है ना, -4 माइनस ऑफ -4 दैट इज 0. तो dx की वैल्यू भी 0 आ गई. इसी तरीके से अपन लोग dy कैलकुलेट करेंगे, राइट. देखो dy फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट कॉलम में तो कोफिशिएंट ऑफ x लिख दिया 1 1 1, सेकेंड कॉलम में कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 147 और थर्ड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ z 1 3 5. ओके, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये भी 0 ही मिलने वाली है, आप चेक कर सकते हो. ओके, dy की वैल्यू निकालते हैं तो फिर से अपन रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो, जैसी मर्जी. तो यहां पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं कि कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C1. ओके, कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड कॉलम 3 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं.
ठीक है, तो पहले देखो कॉलम 3 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं रखे अपन ने, कॉलम 3 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर 0 है ना, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -1, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -2 बन जाएगा। ओके ओके, एंड कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 6, ऐसा बन रहा है। अब देखेंगे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिलती है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -6 माइनस ऑफ -6 मतलब इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। और वैसे ही dz की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो dz हो गया किससे बनेगा, फर्स्ट कॉलम में तो कोफिशिएंट ऑफ x, सेकंड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ y एंड थर्ड कॉलम में कांस्टेंट टर्म 147, तो इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 0 आ जाएगी। तो देखो सब कुछ 0 आ रहा है ना, d dx dy dz सब कुछ 0 आ रहा है। अगर ये चारों 0 आ गए मतलब अपन बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है, पैरेलल प्लेन्स वाला केस तो नहीं है। या फिर ऐसा समझो कि d का हर एक को फैक्टर 0 नहीं है, देखो ये वाला इसका को फैक्टर 0 नहीं है, 5 2 10 -9, तो इसलिए ये नो सॉल्यूशन वाला केस तो नहीं है, नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं है क्योंकि प्लेन्स पैरेलल नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस हुआ क्योंकि d dx dy dz सबके सब 0 है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होंगे। अब आपसे सॉल्यूशन पूछे हैं कि बताओ क्या है। ओके सर, इतनी बातें समझ में आती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अब बट वो सॉल्यूशन होंगे क्या, किस फॉर्मेट में लिखने वाले हैं उन सॉल्यूशन को, ये सवाल पूछ रहा है। तो उसके लिए देखो कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग, इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे। यूनिक सॉल्यूशन लिखना आता है अपने को, यूनिक सॉल्यूशन लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो आप x की वैल्यू डायरेक्टली dx अपॉन d की कुछ नॉन जीरो वैल्यू आती है, dx की कुछ वैल्यू आती है, x की वैल्यू मिल जाती है, y z यूनिक सॉल्यूशन निकालना इज नॉट अ बिग डील। और वैसे ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील। कैसे निकालता है कि सबसे पहले अपन किसी भी एक वेरिएबल को, जैसे मैंने x को कुछ लैम्डा मान लिया है ना, x को लैम्डा मान लिया, अब y और z की वैल्यू निकालूंगा मैं लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। तो x को लैम्डा माना, लेट x बराबर लैम्डा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, लैम्डा प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, है ना। इन्हीं दो इक्वेशन काफी, वैसे तो ये दो इक्वेशन मोर देन इनफ है, क्योंकि अब अपने को y और z की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो मैं इन्हीं दो इक्वेशन के साथ डील कर रहा हूं, y और z की, या फिर चलो तीसरी भी इक्वेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लैम्डा प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट किया तो लैम्डा से लैम्डा चला गया, 2y माइनस वाई y बन जाएगा, और 3z माइनस z 2z बन जाएगा, तो y प्लस 2z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1। वैसे ही इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो लैम्डा से लैम्डा गया, यहां पे 0 बन जाएगा, 3y में से 2y जाएगा तो इधर y बच जाएगा, 5z में से 3z गया तो यहां पे 2z बचेगा, और 7 माइनस 4 ये भी 3 ही बन रहा है। चलो ये दोनों ही इक्वेशन सेम बन गई। ओके ओके ओके, तो एक काम करते हैं, सिर्फ दो ही इक्वेशन का सारा लेते हैं अपन लोग, है ना। बेसिकली क्या कर रहा हूं चारों में कि इन दोनों इक्वेशन से y और z की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है ना, या फिर ऐसा समझो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, या फिर अपन ये कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा बच जाएगा, 2y माइनस वाई, वाई कट गया, और 2z माइनस 3z माइनस z बचेगा, और राइट हैंड साइड में देखो 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो ये बन रहा है लैम्डा माइनस जेड इज इक्वल टू -2, तो इधर से z की वैल्यू आ रही है लैम्डा प्लस 2, ठीक है। हमारी बातें क्या किया मैंने कि देखो फर्स्ट इक्वेशन को हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि y वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए, है ना, 2y माइनस वाई, y वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए, और z की वैल्यू आ गई लैम्डा के टर्म्स में। और अब y की वैल्यू अपन लोग निकालना चाह रहे हैं लैम्डा के टर्म्स में, तो z की वैल्यू अगर मैं यहां पे लैम्डा प्लस 2 रखता हूं तो इक्वेशन बन रही है लैम्डा प्लस वाई प्लस z की जगह पे क्या रख रहा हूं मैं, लैम्डा प्लस 2, तो z की जगह पे लैम्डा प्लस 2 रख दिया इज इक्वल टू 1,
ठीक है, लेमडा प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो लेमडा प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ओके, तो इधर से y की वैल्यू अपने पास मिल रही है 2 लेमडा, इधर बन रहा है 2 लेमडा उस साइड गया तो -2 लेमडा -1। ओके, तो हमने x y z की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ लेमडा, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया जो इसका सॉल्यूशन होने वाला है, सॉल्यूशन इज लेमडा कॉमा -2 लेमडा -1 कॉमा z की वैल्यू कितनी आ रही है लेमडा प्लस 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लेमडा कॉमा -2 लेमडा -1 कॉमा लेमडा प्लस 2, क्योंकि हमने x को लेमडा मान के स्टार्ट किया था, y की वैल्यू ये आ गई थी, z की वैल्यू ये आ गई थी। तो दिस इज द सॉल्यूशन वेयर लेमडा कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, हर रियल नंबर लेमडा के लिए ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये कोऑर्डिनेट्स इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यू कैन चेक इट ऑल्सो कि ये कोऑर्डिनेट पहली इक्वेशन में रख दो लेमडा कॉमा -2 लेमडा -1 और y की और z की जगह पे लेमडा प्लस 2 रख दो तो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। वैसे ये जो कोऑर्डिनेट है वो सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाले कोऑर्डिनेट थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हर रियल नंबर के लिए ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाई देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आर वी क्लियर? तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो आपसे सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, तो आप लेमडा के टर्म्स में या ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हो सकता है ऑप्शन इस तरीके से दे रखा हो k1 कॉमा माइनस या k कॉमा -2k -1 कॉमा k प्लस 2, हो सकता है ऑप्शन इस टर्म्स में दे रखे हो। तो आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो x को k माना है और y और z की वैल्यू निकाल ली k के टर्म्स में। ठीक है, तो ये अपन काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इजी है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। क्रैमर्स रूल इज द इजीएस्ट थिंग एवर एंड वेरी स्कोरिंग एज वेल। Now let's learn how to find solution when system of equation have infinitely many solution। वही तो अभी अपने सीखा था। ठीक है, now let's consider a homogeneous system of equation। ठीक है, homogeneous का मतलब हो गया कि यार कांस्टेंट टर्म जो है वो जीरो है, d1 d2 d3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो अगर d1 d2 d3 जीरो है, देखो dx जीरो हो जाएगा, dy भी जीरो हो जाएगा, dz भी जीरो हो जाएगा इस केस में, क्योंकि dx क्या होता है, dx होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x को, डिटरमिनेंट d तो आप जानते ही हो ना, सबसे पहले d को याद करो, d क्या होता है a1 a2 a3 जो कि हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 b3 which is the coefficient of y and c1 c2 c3 which is the coefficient of z। तो ये डिटरमिनेंट d हो गया। अब डिटरमिनेंट d में ही कोफिशिएंट ऑफ x को अगर अपन कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट टर्म कितनी है 0 0 0, तो a1 a2 a3 को 0 0 0 से रिप्लेस कर दिया तो dx की वैल्यू तो 0 मिल गई। वैसे ही dy होता है कि जब अपन कोफिशिएंट ऑफ y को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, dz होता है जब अपन कोफिशिएंट ऑफ z को कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, तो dx dy dz तीनों की वैल्यू तो 0 है ही। अब d पे डिपेंड करता है कि d कैसा है, हो सकता है कि ये जो d है डिटरमिनेंट ये 0 आ जाए या फिर ये नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, तो अब दो ही केसेस बन रहे हैं, दो ही केसेस कि या तो d 0 होगा या फिर d नॉन जीरो होगा, है ना, दो ही केसेस है। अब यहां पे देखो कि अगर d 0 हुआ, अगर d 0 हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ओके, अगर d भी 0 हो गया, dx dy dz तो ऑलरेडी 0 है ही, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर d नॉन जीरो आ जाता है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, वो यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज दैट यूनिक सॉल्यूशन, x की वैल्यू होती है dx अपॉन d, y की वैल्यू होती है dy अपॉन d, z की वैल्यू होती है dz अपॉन d, और जहां पे डिनोमिनेटर d तो कुछ नॉन जीरो नंबर है बट dx dy dz तीनों ही जीरो है, तो ये मिल जाएगा 0 0 0 है ना, दैट यूनिक सॉल्यूशन इज 0 0 0। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑरिजिन इन 3D प्लेन, है ना, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं, तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट अपन देख ही सकते हैं तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, तो इसका हमेशा सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। 0 0 0 इज ऑलवेज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वही इक्वेशन होती है जो कि ऑरिजिन से पास कर रही हो। ठीक है, 0 0 0 तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, सिंपल। तो वही बात है यहाँ पे बोली गई है कि
x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू भी 0। तो अगर d नॉन जीरो है तब तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है वो, और वो यूनिक सॉल्यूशन है 0,0,0 एंड इसको अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन को अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल का मतलब होता है ऑब्वियस, ट्रिवियल का मतलब ऑब्वियस, एंड वी नो दैट ऑब्वियसली अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो वो ओरिजिन से तो पास कर ही रही है ना। ये जो इक्वेशंस है तीनों इक्वेशंस को ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहे हैं 0,0,0। तो इसलिए अपन इसको ट्रिवियल एंड ऑब्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं कि अगर डी नॉन जीरो हो गया तो ऑब्वियस सॉल्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर डी जीरो आ गया देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। डी जीरो आ गया तो इनफाइनाइटली, ओरिजिन के अलावा भी अपने को और बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इस केस में अपन बोलते हैं, है ना, कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ये तो मिलेगा ही, देखो सॉल्यूशन एक्सेप्ट दिस आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल और नॉन जीरो सॉल्यूशन। 0,0,0 तो हमेशा है ही इसका सॉल्यूशन, बट अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो यहां पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिलेंगे, क्योंकि वही सेम रीजन बचा लो कि x इज इक्वल टू क्या है, dx अपॉन d है। ठीक है, d को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो d इंटू एक्स इज इक्वल टू dx हो गया। अब dx तो ऑलरेडी 0 है ही, अगर d भी 0 हो गया तो x की बहुत सारी वैल्यूज ऐसी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, क्योंकि 0 इंटू एक्स बराबर 0। ठीक है, या फिर ऐसा समझो कि अगर d 0 आ जाता है तो प्लेन्स जो है ना, प्लेन्स ओवरलैप कर जाएंगे, तो बहुत सारे इनफाइनाइट हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन नॉट हैव नो सॉल्यूशन, है ना। अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो नो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। एज 0,0,0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, ओरिजिन हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा, और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल मतलब कि ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई तो कर ही रहा है ना। तो देखो ये जेई मेंस 2019 में पूछा गया सवाल, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा, है ना, यहां पे ये लेमडा है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑलरेडी बोल दिया। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है, सिर्फ दो ही केसेस हैं यहां पे, कि अगर d नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 0,0,0 है ना। बट अगर d इक्वल टू 0 आ जाएगा तो अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, दो ही केसेस है इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, या फिर अपन बोलते हैं कि इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी प्राप्त होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी प्राप्त होंगे इस केस में, d इक्वल टू 0 आ गया था। ओके, तो चलिए d की वैल्यू निकालते हैं और d को इक्वेट कर देंगे 0 से, क्योंकि हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो d को इक्वेट करेंगे 0 से, तो d क्या आ रहा है, पहले तो इस इक्वेशन को सही से सजाओ, है ना। x वाले कोफिशिएंट्स को एक साइड लेके गए, मतलब ये पहली वाली इक्वेशन को ही अपन ऐसे लिख सकते हैं, x टाइम्स 1 माइनस लेमडा माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। देखो लेमडा x को अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए और उसमें से x कॉमन ले लिया, तो ये x टाइम्स 1 माइनस लेमडा माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में देखो ये जो y वाली टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। ठीक है, तो ये बनेगा x प्लस y टाइम्स 2 माइनस लेमडा प्लस z इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन में देखो इन दोनों टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड भेज रहा हूं, तो यहां पे x प्लस वाई प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशंस है, देख सकते हैं कि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, बिकॉज कांस्टेंट टर्म इन तीनों में 0 है, d1 d2 d3 0 है, तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गई। ओके, अब इसमें d की वैल्यू निकालो और d को इक्वेट कर दो 0 से। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर d, d कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, विच इज 1 माइनस लेमडा 1 1, ये कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y लिख दिया सेकंड कॉलम में, विच इज माइनस 2 2 माइनस लेमडा 1। कोफिशिएंट ऑफ z लिख देंगे थर्ड कॉलम में, विच इज माइनस 2 1 लेमडा, और इसको हमने कर दिया इक्वेट 0 से। तो d को जब इक्वेट करेंगे 0 से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, वही पूछा गया है ना, कि लेमडा की कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स, इट सिंगलटन वैल्यू आ रही है या फिर एम्प्टी सेट है। तो लेट्स कैलकुलेट। ओके, तो आई एम सिंपली एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट, सिंपली एक्सपेंड कर दो इस डिटरमिनेंट को। ओके,
तो ये बन रहा है कि 1 माइनस लेमडा टाइम्स 1 माइनस लेमडा टाइम्स 2 माइनस लेमडा इंटू लेमडा विच इज 2 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1. ओके, माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज प्लस 2 टाइम्स लेमडा माइनस 1 एंड माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस दिस थिंग है ना, 1 माइनस 2 प्लस लेमडा. ओके, तो 1 माइनस 2 प्लस लेमडा इक्वेट किया इसको जीरो से. टी की वैल्यू निकाली, इक्वेट कर देंगे जीरो से, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी यहां से. ओके, तो इधर ये 1 माइनस लेमडा है, 2 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है. एक काम करते हैं, इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लेते गाइस. अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाला और उस नेगेटिव को 1 माइनस लेमडा के साथ एडजस्ट कर दिया, तो यहां पे लेमडा माइनस 1 इंटू इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते ये बनेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1 विच इज लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना. इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते ही लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मेट लिखा है. ओके, और यहां पे देखो ये 2 टाइम्स लेमडा माइनस 1 और ये वाली चीज भी लेमडा माइनस 1 बन रही है. तो 2 टाइम्स लेमडा माइनस 1 से 2 टाइम्स लेमडा माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इक्वेट इक्वल टू जीरो. तो बस यही वाली टर्म बची, देखो यही वाली टर्म बची. लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, लेमडा की वैल्यू 1 ही मिल रही है ना. बेसिकली लेमडा माइनस 1 होल क्यूब बन रहा है इज इक्वल टू जीरो. तो इधर से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1. सो दैट इज आवर आंसर. तो देखो कितना ज्यादा हलवा सवाल है ये, और क्रैमर्स रूल के सारे सवाल ही हलवा होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना. जब PYQ सेशन में आप देखोगे, ठीक है, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेशन लेके आएंगे जिसके अंदर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स के. तो वहां पे आप देखोगे सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं. ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो ये भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. पहले सारी टर्म्स को एक साइड लेके चले जाओ, पहले सारी टर्म्स को एक साइड लेके जाओ. तो यहाँ पे इस x वाली टर्म को राइट में भेजूंगा तो माइनस एक्स प्लस सी वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू जीरो. सजाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सजा लो. पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर z की टर्म. यहाँ पे भी देखो पहले x की टर्म कौन सी है, cx, और y वाली टर्म को उस साइड लेके गए तो माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू जीरो. इस इक्वेशन को भी ध्यान से देखोगे तो bx प्लस ए वाई एंड z उस साइड जाएगा तो माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो. ये हमारे सामने इक्वेशन लिखी है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन. नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसके. तो नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होंगे, जब d बराबर जीरो हो जाए. क्योंकि अगर d नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा. अगर d नॉन जीरो हुआ तभी जाके अपने को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेंगे. तो d को अपन करने वाले हैं इक्वेट जीरो से. तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गई, कोफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट कॉलम विच इज -1 cb, कोफिशिएंट ऑफ y इन द सेकंड कॉलम विच इज c -1a, z के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में रख देंगे विच इज ba -1. ओके, इक्वेट कर दिया इसको जीरो से. नाउ एक्सपेंड इट. ओके, तो ये -1 टाइम्स +1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी टाइम्स माइनस सी माइनस ए बी, है ना, माइनस सी टाइम्स माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी टाइम्स ए सी प्लस बी. ठीक है, इज इक्वल टू जीरो. ये बन रहा है एक्सपेंशन करने पे, ध्यान से देख लो, -1 टाइम्स +1 माइनस ए स्क्वायर. इस वाले एलिमेंट को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, माइनस सी टाइम्स माइनस सी माइनस ए बी एंड प्लस बी टाइम्स ए सी प्लस बी, राइट. तो विच इज -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, है ना, प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ऐसा कुछ अपने को मिल रहा है विच इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc मिल रहा है. -1 को उस साइड भेजा तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 मिल रही है. ओके, वही पूछा है शायद अपने को कि इसकी वैल्यू क्या होगी. सो दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी विच इज 1. ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज 1. सिंपल. तो बस खत्म चैप्टर. यही मैं आपको समझाना आया था कि देखो डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है बहुत छोटा चैप्टर और बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ना. पता भी नहीं चला कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया चैप्टर.
सारे टाइप के हमने क्वेश्चंस निकाल दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट थे वो सारे आप क्लास नोट्स के अंदर देख लोगे, ठीक है। पिछली क्लास में, पिछले से पिछली क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट है सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप एनसीईआरटी लगाओगे, एनसीईआरटी एकदम आराम से लगेगी, ठीक है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेशन लेके आने वाला हूं, तो वहां पे अपन लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चा लोग कि इस टाइम पे ना बिलीव इन योर सेल्फ। मुझे पता है कि इस टाइम पे बहुत अलग अलग तरह के थॉट आते हैं। किसी को लग रहा होगा कि मेरा सिलेबस इतना कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे दोस्त का सिलेबस बहुत ज़्यादा आगे चला गया, मेरा सिलेबस इतना पीछे है, वो मेरे से 4 चैप्टर आगे हैं, मैं 4 चैप्टर पीछे हूँ। तो वो जो लगता है ना कि यार अपन कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बता देता हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनका सिलेबस बहुत पीछे चल रहा होता है और जेई में फोड़ देते हैं, जेई में मचा देते हैं। तो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ना, बस मेहनत करते चले जाओ। आप अगर सिलेबस में लैग कर रहे हो, आगे चल रहे हो, बैकलॉग है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आज से, अभी से आप हर दिन मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हर दिन आप 10-10 घंटे, 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फर्क इससे पड़ता है कि जेई के एग्जाम तक अगर आप डेली मेहनत कर रहे हो ना, डेली पढ़ाई करो, 8-8 घंटे डेली पढ़ रहे हो, तो निकाल लोगे जेई। चाहे आप अभी कहीं पे भी खड़े हो, चाहे आप पीछे हो, चाहे आप आगे हो, चलेगा, निकाल लोगे जेई, आराम से क्लियर कर लोगे। तो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट कीप वर्किंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। कई बच्चे ऐसे पढ़ते रहते हैं और पूछते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। बहुत बार बच्चे मेरे से आगे पूछते हैं, ठीक है, मैसेजेस आते हैं बच्चों के सोशल मीडिया पे कि सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा इतना बैकलॉग है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इनफैक्ट एग्जाम से 1-1 महीने पहले मेरे पास बच्चों का मैसेज आया। और सच बताऊं तो मैंने भी पूछा था जब मैं 12th में था और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो आखिरी क्लास थी 12th की और 1 महीने बाद में पेपर था। मैंने सर से जाके पूछा था, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सर ने इग्नोर मार दिया, सर ने देखा ही नहीं, सुनी नहीं बात। और फिर मुझे लगा सर ने इग्नोर कर दिया, इसलिए इग्नोर किया होगा कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये प्रिडिक्शन नहीं करनी है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये प्रिडिक्शन करनी नहीं है, अपने को भरोसा रखना है कि सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर मेरा अच्छा ही होगा, पेपर मेरा बेस्ट होगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। बस इस तरीके से आप पढ़ते चले जाओ। क्या होगा फ्यूचर में, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये किसी को भी नहीं पता है। सो जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस एंड कीप वर्किंग। इतना आपको काम करना है और इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अगर अभी से आप मेहनत करते जाओ और डेली मेहनत करते जाओ एक वॉरियर माइंडसेट के साथ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, हर चैप्टर का हर एक टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से करना है, बस अगर अपन इस माइंडसेट के साथ काम करते चले गए तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। सो जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन एंड जस्ट कीप वर्किंग, दैट्स ऑल, है ना। So thank you everybody for being a part of this session. See you in the next one. Till then, this is your maths teacher Kundan Mankar signing off. Tada, bye bye. Have a great day.